नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। तो आज की कहानी से हम शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ, तो शुरुआत भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। पुराने ज़माने में पुनर्जन्म की कहानियाँ अक्सर लोगों में सुनी जाया करती थीं, कहीं कहीं आज भी प्रचलित हैं। तो इसी पुनर्जन्म की एक कहानी लेकर हम आए हैं जो हमारे इटावा से संबंधित है। और इसका जो प्रमाण भी दिया था, जो अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो पुनर्जन्म के साइंटिस्ट लोग हैं, वो आए थे इटावा उसी घटना को चेक करने के लिए, उसके फैक्ट चेक करने के लिए। और बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने भी उस पुनर्जन्म की घटना को प्रमाणित किया था कि वास्तव में ये पुनर्जन्म है। तो कहानी क्या थी, आइए सुनते हैं। इटावा यूपी का एक जिला, उसमें एक गांव पड़ता है शरीफपुरा। ये इटावा वाले अगर जानते हैं तो उदी मोड़ के पास, थोड़ा आगे जैतपुरा के पास ये गांव पड़ता है शरीफपुरा। उस गांव में एक ठाकुर का परिवार रहा करता था। परिवार बहुत गरीब था। घर में 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बेटी थी। बेटा कोई था नहीं और भी कोई नहीं था परिवार में, सिर्फ 3 लोग थे। गरीब परिवार था। बेटी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाई। नाम रखा परिवार वालों ने, माता पिता ने, सुमित्रा। कुछ समय बाद पिता दिल्ली नौकरी करने चला जाता है, क्योंकि गरीबी का आलम था। तो परिवार चलाने के लिए पिता दिल्ली नौकरी करने चला जाता है। उसके कुछ समय बाद सुमित्रा की माँ की मौत हो जाती है। गरीबी में वैसे भी दिन कट रहे थे, बात परिवार चलाने पर आई। उसका पिता दिल्ली से लौट आया, माँ का अंतिम संस्कार किया। अपनी बच्ची को पालन पोषण करने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, बेहद गरीब परिवार था। तो अपनी बेटी को, सुमित्रा को, अपने ताऊ के यहाँ छोड़ दिया देख रेख करने के लिए, और पिता स्वयं वापस फिर दिल्ली चला जाता है। कुछ समय बाद, हाँ, ये 1968 की बात है, जब 1968 में सुमित्रा का जन्म हुआ था। बचपन में अकेलापन था सुमित्रा के अंदर, क्योंकि माता भी बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। पिता भी अक्सर बाहर रहा करते थे। घर में ताऊ ताई के यहाँ रहा करती थी। तो अपने ही होते हैं माता पिता, चाहे कोई हो। दूसरे के यहाँ तो कितना भी प्यार मिले पर वो अपनापन नहीं रहता है। तो सुमित्रा को अंदर ही अंदर एक अकेलापन महसूस हो रहा था। गरीबी का आलम देखकर सुमित्रा की शादी 13 साल की उम्र में एक जगदीश नाम के इंसान से कर दी जाती है। पति भी बेहद गरीब, जगदीश, क्योंकि जब लड़की गरीब है तो पति भी उसका नॉर्मली जहाँ शादी होगी तो गरीब ही होगा अक्सर करके। वो भी बाहर रहा करता था। खैर, जगदीश नाम के व्यक्ति से सुमित्रा की शादी होती है और उसके बाद पति चला जाता बाहर नौकरी करने के लिए। घर में सास ससुर के साथ सुमित्रा रहने लगती है। दिसंबर 1984 का समय आता है। सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा को भी लगा, चलो अब मेरे साथ कोई रहने वाला आ गया, उसका अपना बेटा, ताकि उसके साथ जो है तन्हाई में नहीं रह सकेगी, उसके साथ खुल के बात करेगी, अकेलापन नहीं रहेगा। क्योंकि पति अक्सर कर बाहर रहता था, सास ससुर से कितना मिलती जुलती, कितना बात करेगी। तो बेटा आया जिंदगी में, खुश हुई सुमित्रा और खुशी से अपने बेटे के साथ रहने लगी। ये खुशियों का सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं टिका और सिर्फ 5 महीने बाद की ये घटना है। बेटे के जन्म के 5 महीने बाद एक दिन सुमित्रा कुएं से अक्सर पानी भरने जाया करती थी। अक्सर गांव देहात में उस समय तो कुएं ही थे ज़्यादातर, और महिलाएं ही जाती थी घड़े से पानी भरने के लिए। तो उसी तरह सुमित्रा भी कढ़ाई लेकर, सुराही लेकर पानी भरने जाती है, अपने बेटे को साथ लेकर। कुएं से पानी भरकर वापस लौट ही रही थी। रास्ते में अचानक सुमित्रा को क्या होता है, उसका हाथ ऐसे बेटे को ली हुई थी, ऐसे ही जकड़ जाता है बेटे को लिए हुई। अंगुलियां उसकी हाथ की पीछे को मुड़ जाती हैं, दोनों हाथ की। एक हाथ ऊपर उठ जाता है और अंगुलियां पीछे मुड़ जाती है। एक हाथ से बेटे को ऐसे जकड़ लेती है। आंखों की जो पुतलियां हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं। दांती से
किटकिटाने की आवाज़ आती है, बहुत बुरी तरीके से किटकिटाने लगती है दांती, और कभी कभी बीच बीच में लंबी सांप जैसी फुंकार मारती है अक्सर करके, और सिर भी उसका कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। अच्छा, बच्चा भी जकड़ गया दबे दबे, तो बच्चा भी रोने लगा। ये सिलसिला लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। घड़ा हाथ से छूट गया था, पानी फैल गया था। 5 मिनट बाद सुमित्रा को होश आया। वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा देखी। लोगों से पूछा, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो मेरे आसपास? तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी, बस ऐसे ही। बस सुमित्रा को इस बात की जानकारी नहीं दी लोगों ने किसी को भी। सुमित्रा ने वापस घड़ा उठाया अपना, दोबारा से कुएं से पानी भरा, वापस घर पहुंच गई। उसी दिन से उसको एहसास होने लगा कि कुछ तो था जो मुझे गांव वालों ने बताया नहीं, कुछ तो मेरे साथ हुआ है जो लोग छुपा रहे हैं। खैर, जो भी हो, सुमित्रा को नहीं बताया गया इस बारे में। फिर सब कुछ सामान्य रहा। अक्सर करके 6-7 दिन बाद, इतनी कुएं की घटना के सिर्फ 6 या 7 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते के अंदर, दोबारा से एक दिन सुमित्रा किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते समय सास ससुर बाहर थे, बच्चा उसके सास ससुर के पास था। अचानक से चीखने की आवाज़ किचन से आती है। सुमित्रा की जो सास थी दौड़कर अंदर जाती है, देखती है तो जैसी कुएं की परिस्थिति थी वैसी सुमित्रा की स्थिति है। हाथ, दोनों हाथ ऊपर को, अंगुलियां मुड़ी हुई पीछे की तरफ हाथ की, पुतली आंखों की गोल गोल चक्कर काट रही हैं दोनों, दांत से किटकिटी बंधी हुई है, और बस एक तरह से मूर्ति बनकर खड़ी हुई है सुमित्रा। बोल कुछ नहीं रही। बस कुछ समय तक ऐसा सिलसिला चला, 2-4 मिनट तक, फिर एकदम से सामान्य हो जाती है। सास भी घबरा गई देख के, ये क्या हुआ, अच्छा खासा घबरा ही जाते हैं, ऐसी स्थिति में हर कोई हो घबरा जाएगा। सुमित्रा ने फिर पूछा, आखिर क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब तक और 2-4 लोग आ गए थे गांव के भी। सास ने बुला लिया था कि तुम लोग एक बार कुएं पे मुझे इस तरह से घेर के खड़े हो गए थे, और आज यहाँ भी खड़े हो गए घेर के, आखिर क्या माजरा है? मेरे को समझ नहीं आता, मुझे तुम लोग क्यों देखते रहते हो इस तरह से कभी कभी। हाँ, लेकिन सुमित्रा को ये महसूस नहीं होता था, ये दौरा पड़ता था, क्या होता था, उसको कुछ नहीं पड़ता था, पता चलता था। कुछ समय बाद ये घटना लगभग 5 महीने तक चलती रहती है। ये घटना समय समय पर ऐसा दौरा होने लगता है। फिर धीरे धीरे घर वालों को भी समझ में आ गया कि जो है ये दौरा पड़ता है सुमित्रा को कभी कभी, फिर सामान्य हो जाती है। घर वाले भी, बच्चा था उसका, उसको सुमित्रा से दूर रखने लगे कि पता नहीं कब दौरा आ जाए, कब क्या हो जाए, हो सकता है उस दौरे में बच्चे कोई कुछ गलत कर दे। ये सिलसिला लगभग 5 महीने चलता रहा। तारीख आती है 16 जुलाई 1985। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त था। उसी रूप में सुमित्रा एक बार फिर आ जाती है। दोनों हाथ ऊपर, अंगुलियां पीछे को मुड़ी हुई, आंखें एकदम खुली हुई, और पुतलियां गोल गोल घूम रही थी, दांतों से किटकिटाने की आवाज। उसके कुछ बाद, अच्छा, सब लोग ये जान चुके थे, ऐसा कई बार हो चुका है कि सुमित्रा को ऐसा दौरा पड़ता, तो अब लोगों को कुछ डर कम हो गया था। अभी तक ऐसे दौरे में सुमित्रा कभी बोली नहीं थी, लेकिन उस दिन 16 जुलाई 1985 की दोपहर में सुमित्रा पहली बार उस दौरे में बोलती है। और बोलती क्या है कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये शब्द पहली बार सुमित्रा के मुंह से लोगों ने सुना था उस दौरे के दौरान। अच्छा, बीच में उसका पति भी आ गया था नौकरी से, क्योंकि ऐसी हालत में जो है सुमित्रा कुछ कर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा लोगों में अफवाह थी, तो उसका पति भी आ गया था। खैर, इस बात से लोग परेशान हुए, घर वाले परेशान हुए। सुमित्रा का वो दौरा खत्म हुआ ये बात बोलने के बाद। अच्छा, फिर बाद में सुमित्रा भी समझ गई थी कि मुझे दौरा पड़ता है, जो कुछ मिनट का होता है, उसके बाद सामान हो जाता है, लेकिन उस दौरे में वो क्या करती है, क्या बोलती है, वो उसको कुछ पता नहीं रहता है, इतना वो भी जानती थी। तो जो 16 जुलाई 1985 को ये पहली बार उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की, आज से ठीक तीसरे दिन मेरी मौत हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद जब सुमित्रा सामान्य हुई, तो उसने उसके पति ने सुमित्रा से कहा कि तुम्हें कुछ याद है? सुमित्रा बोली, नहीं। कि तुमने कुछ एक लाइन कही थी
दौरे के दौरान तुम्हें याद है वो? सुमित्रा ने कहा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है क्या कहा था। तो उसके पति की मजबूरी थी बताना। तो उसने कहा तुमने कहा कि आज के तीसरे दिन मेरी मौत हो जाएगी। सुमित्रा बोली अरे क्या बोल रही हो, ऐसे ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सामान्य थी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ ऐसा। पति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। घर वाले चलो देखने लगे, इंतजार करने लगे तीसरे दिन का। तो सुमित्रा ने पति की बात मान ली कि हो सकता मैंने कह दिया हो, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कहा यदि आप कह रहे हो तो मैं मानती हूँ, पर मैं 16 जुलाई को कहा है तो 19 तीसरा दिन 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई को मैं ऐसा कुछ कदम नहीं रखूँगी जिससे मेरी मौत हो। हम कुएं से पानी भरने भी नहीं जाएंगे ताकि हम कुएं में डूब के मर जाएँ। ऊंची जगह पे नहीं जाएंगे, छत पे जैसे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ेंगे ताकि फिसल के गिर जाएँ। किचन में हम खाना भी नहीं बनाएंगे ताकि आग से हम जल जाएँ। ऐसा मतलब ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे ताकि जो मेरी मौत का कारण बन सके। सुबह से शाम का वक्त हुआ, सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ। सब लोग देखते रहे कि ये भविष्यवाणी झूठी निकल जाए, झूठी निकल जाए, दुआ करते रहे, लेकिन जो है भविष्यवाणी झूठी निकल जाए, ऐसे दुआ करते रहे सब लोग। शाम का वक्त था, दिन का सूरज ढल चुका था। सुमित्रा अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसी समय गांव की उसकी एक दोस्त महिला थी, वो निकलती है। अच्छा, सब गांव में पता तो था कि सुमित्रा ने आज ऐसी भविष्यवाणी की, आज उसका जो है मौत की भविष्यवाणी फेल हो चुकी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो शाम का वक्त था, सब लोग खुश थे कि चलो तीसरा दिन चला गया, सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ। उसी समय सुमित्रा की सहेली आई, सुमित्रा से आई, गले मिली, हालचाल पूछा, दोनों में बातचीत हुई। अचानक बात करते ही करते सुमित्रा के दोनों हाथ फिर से ऊपर चले जाते हैं और उसी पोजीशन में आ जाती है जिस पोजीशन में वो पहले रहा करती थी। पर इस बार उसकी ना आंखों की पुतलियां घूम रही थी, ना उसकी दांती बज रही थी, और ना ही उसकी अंगुलियां टेढ़ी हुई थी। बस वो मूर्ति बन के ऊपर हाथ करके खड़ी हो गई चुपचाप, और उसकी सहेली उससे बात करती जा रही है। काफ़ी देर हो गई तो उसकी सहेली ने जब उसका रिप्लाई नहीं सुना तो उसको झकझोर दिया कि हम बोले जा रहे हैं, तू सुन नहीं रही है उतनी देर से। जैसे ही उसको धक्का दिया तो एकदम से फटाक से सुमित्रा नीचे गिर जाती है पिछड़ खा के। जैसे ही गिरती है तो वो भविष्यवाणी सच हो जाती है। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। उस समय गांव के ये वैद्य हुआ करते थे, वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने हर तरफ से नमक टटोली, दिल की धड़कनें चेक की और सुमित्रा को मौत डिक्लेयर कर दिया, यानी सुमित्रा की मौत हो चुकी थी। सुमित्रा की मौत हो चुकी थी। पूरा घर, परिवार, रिश्तेदार रो रो कर बुरा हाल था। गांव में डर का माहौल भी था। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर आने से रोक दिया था कि पता नहीं हमारे बच्चों को ऐसा साया न लग जाए। आनंद फानन में इस बीमारी से बचने के लिए सुमित्रा को अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से तैयार किया जा रहा था। आमतौर पर जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनका श्रृंगार किया जाता है, अंतिम संस्कार सब चीज़ जो भी होता है 16 श्रृंगार किए जाते हैं। ये काम औरतों का ही होता है, औरतें करती हैं, नई साड़ी पहनाती हैं, चूड़ी पहनाती हैं, सिंदूर लगाती हैं और जो भी श्रृंगार होते हैं वो करती हैं। तभी कुछ देर बाद, ठीक 45 मिनट बाद, मौत के 45 मिनट बाद एक महिला घर से बाहर चीखती हुई निकलती है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला भी चीख कर बाहर निकलती है। कुछ देर बाद तीसरी महिला चीख के बाहर निकलती है। लोग पूछते हैं क्या हुआ। पहली महिला बोलती है सुमित्रा जिंदा है, मैंने उसको आंखें खोलते हुए देखा। लोगों ने कहा अरे कैसी बात करते हो, वैद्य जी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है मरा हुआ और तुम बोल रहे हो कि जिंदा है। नहीं नहीं, मेरा यकीन कीजिए, सुमित्रा जिंदा है, आंखें खोली। दूसरी महिला ने कहा हाँ सुमित्रा जिंदा है, उसकी दांती बज रही थी। तीसरी महिला ने कहा हाँ मैंने भी देखा, उसकी पुतलियां घूम रही थी और उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। तीनों महिलाओं की ये बातें सुनी गई तो लोगों ने फिर से वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आके फिर से नबज टटोली, दिल की धड़कन चेक की और कहा ये रोना धोना बंद करिए, सुमित्रा जिंदा है।
ऐसा सुनकर परिवार में एकदम से खुशियां बदल जाती हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। पति अक्सर करके जगदीश बहुत खुश हो जाता है। चलो, जो झूठी अफवाह थी, मौत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कुछ समय के लिए मौत आई, पर मौत टल तो गई। लेकिन इस बार मौत कैसी थी वो आप आगे सुनते जाइएगा। पति खुशी के मारे रोते हुए सुमित्रा के पास पहुंचा और रोते रोते उसको गले लगाना चाहा। जैसे ही उसको गले लगाया, सुमित्रा ने अपने पति को धक्का दिया और कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, और पराई स्त्री को आप इस तरह से गले लगा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? पहले तो पति ने सोचा चलो सुमित्रा हो सकता दौरा पड़ा है, कुछ अभी सन्न गन्ने में होगी, गांव में अक्सर करके ऐसी भाषा बोली जाती है, छोड़ो कुछ समय बाद सामान हो जाएगी। कुछ समय बाद समय बीता, ससुर के पास ले जाया गया। लिए आपके सास ससुर हैं, देखो। बोले कौन सा ससुर? मैं कुछ सास ससुर को नहीं जानती हूँ। सहेली को लाया गया, जो शाम को सहेली बात कर रही थी, ये आपकी सहेली है, इससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। बोली मैं इसको भी नहीं जानती हूँ। 5 महीने का जो बेटा था उसको लाए। बोले ये तुम्हारा बेटा है, इसके बिना तुम नहीं रहती थी, जहाँ भी जाती थी साथ ले जाती थी इसको। बोले कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं नहीं जानती इस बेटा कौन है। वैद्य जी को फिर बुलाया गया। वैद्य जी ने चेक किया, बोले अभी कुछ दिन सुमित्रा को शांत रहने दो, सन्नगन में होगी, अभी कुछ दिन बाद सामान हो जाएगी। ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। आमतौर पर 3 महीने तक सुमित्रा ने किसी की बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, ना अपने पति से, ना बेटे को पास आने दिया, ना सास ससुर से। बस खाती पीती और सो जाती। लेकिन इन 3 महीनों में वो एक काम करती रही। एक लेटर लिखती थी और अपने पति जगदीश को बोलती थी इसको पोस्ट कर दो जाके। पति बेचारा अनपढ़, कुछ पढ़ नहीं पाता था। हालांकि सुमित्रा भी अनपढ़ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। लेकिन वो इस घटना के बाद से वो पत्र लिखने लगी। तो पत्र लिखना लगी, पति उसका पोस्ट करने लगा। फिर इस घटना से सुमित्रा जिंदा हुई दोबारा से। उस घटना के ठीक 3 महीने बाद उस गांव में, शरीफपुरा में, एक रामसिया त्रिपाठी नाम के प्रोफेसर साहब पहुंचते। पीसीसी प्रोफेसर थे, जिनका घर था दिबियापुर। ये दिबियापुर के थे रामसिया त्रिपाठी जी, प्रोफेसर थे कॉलेज में। तकरीबन शरीफपुरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। ये पत्र उनके पास पहुंचते थे रोज के रोज, मतलब रोज जब भी वो पोस्ट करती थी, हर 3 महीने में, 3 महीने तक लगातार। पहले तो रामसिया त्रिपाठी पत्र को इग्नोर किए। जब बराबर 3 महीने से लगातार उनके पास पत्र ऐसे आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, 70-80 किलोमीटर की दूरी की बात है, एक दिन बर्बाद होगा, जाके एक बार मिल लेते हैं, आखिरी है कौन। तो रामसिया त्रिपाठी पहुंचते हैं और वहां गांव में जाकर पूछते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसी महिला है जिसका बर्ताव थोड़ा अलग हो, जिसे कभी कभी दौरे पड़ते हो, जो कुछ अलग व्यवहार करती हो सब लोगों से। अच्छा, सुमित्रा की चर्चा तो थे ही गांव में, उसके व्यवहार को लेकर, उसके काफ़ी समय से इस रूप को लेकर के। तो गांव में के आसपास के गांव में भी चर्चा थी ऐसी। तो गांव के लोगों ने कहा हाँ है तो एक महिला, लेकिन आप बताइए आप कौन है, कहाँ से आई हो। बोले नहीं आप मुझे उसका घर बता दीजिए, मैं जाके एक बार देखता हूँ। बोले ठीक है। वहाँ पर घर पे पहुँचा दिया। बाहर पति मिला सुमित्रा का, सुमित्रा के पति से मिले रामसिया त्रिपाठी। बोले आपके घर में कोई महिला रहती है जिसका बर्ताव कुछ अलग हो, दौरे पड़ते हो कभी कभी। सुमित्रा के पति ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कौन है आपका नाम क्या है। ये शख्स 20 अक्टूबर 1985 को पहुंचते हैं, 20 अक्टूबर 1985 को। तो रामसिया त्रिपाठी ने कहा मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है। इतना सुनते ही सुमित्रा अंदर कुछ काम कर रही थी, अंदर से दौड़ कर आई
और अपने पिता को देख के, राम सिंह त्रिपाठी जी को देख कर उनसे गले मिल के रोने लगती है। राम सिंह त्रिपाठी जी बोलते, आप कौन हो? मैं तो जानता नहीं हूँ आपको, क्यों रो रही हो? कौन हो आप? तो सुमित्रा कहती है, पापा मैं आपकी बेटी शिवा, मैं आपकी बेटी शिवा हूं, मुझे पहचाना नहीं आपने, मैं ही आपको 3 महीने से पत्र भेज रही हूं। आप मेरी राइटिंग नहीं पहचान सकते हो? सियाराम त्रिपाठी जी ने कहा, हाँ राइटिंग तो मैं पहचानता हूँ, कुछ अगर चीजें हटा दें उसमें से तो राइटिंग तो शिवा की है। दोनों बाप बेटे, अच्छा सुमित्रा अपने बाप से मिलके रो रही थी। सास ससुर और सुमित्रा का पति ये सब देख के हैरान था कि आखिर ये माजरा क्या है। तब सुमित्रा ने बताया कि मैं सुमित्रा नहीं हूं, मेरा नाम शिवा है, मैं आपकी बेटी हूं। अच्छा, राम सिंह त्रिपाठी ने कहा, अगर आप मेरी बेटी हो तो मुझे कुछ चीज़ें बताओ। और राम सिंह त्रिपाठी अपने साथ एक शादी वाला एक एल्बम लेके गए थे। उस समय कैमरा इतना प्रचलित नहीं था, बस फोटो बनते थे, मतलब वीडियो इतना प्रचलित नहीं था, फोटो बनते थे। फोटो दिखाया जाके उसमें 2-3 लोगों को देखा, माँ को पहचान गई, बोले ये मेरी माँ है। दूसरा भाई को पहचान गई, ये मेरा भाई है। तीसरा इंसान जो पति था सुमित्रा का, मतलब शिवा का पति, उसको पहचान कि ये मेरा पति है छेदीलाल। 2 बच्चे थे, रिंकू और टिंकू, दोनों बच्चों को पहचान के बोले ये मेरे बच्चे हैं, मतलब शिवा के, राम सिंह त्रिपाठी की बेटी जो शिवा थी उनके परिवार को बता रही ये मेरे ये लगते हैं। अचानक से एक महिला की फोटो पे आके उसकी उंगली रुक जाती है सुमित्रा की, और वो कुछ बोल नहीं पा रही है। सब लोग पूछे, अब यहाँ क्यों रुक गई हो, यहाँ क्यों नहीं बोल पा रही हो तुम? बोले यही है वो जिसने मुझे मारा था, ये मेरी ननद है, ये मेरी ननद है, इसने मुझे मेरे सिर पे पत्थर देके मुझे मार दिया था, मैं वही शिवा हूं। इतना सुनते ही दोनों सियाराम त्रिपाठी जी और सुमित्रा दोनों गले में रोने लगते बहुत। तब सियाराम त्रिपाठी जी समझते हैं कि यही मेरी बेटी है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। 24 अक्टूबर, तब सियाराम त्रिपाठी जी ने अपनी कहानी बताई कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ था दिबियापुर में। अच्छा, सरीपुरा वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था। सियाराम त्रिपाठी जी ब्राह्मण परिवार थे, और ये जहाँ सुमित्रा का परिवार था वो ठाकुर परिवार था। शिवा BA तक पढ़ाई किए हुई थी, मतलब कि ग्रेजुएशन किए हुई थी, घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। कुछ साल बाद शिवा की शादी कर दी। 1980 में शिवा की शादी कर दी थी प्रोफेसर राम सिंह त्रिपाठी जी ने। शिवा को 5 साल बाद 2 बेटे हुए, मतलब 5 साल के अंदर 2 बेटे हुए, जिनका नाम रिंकू और टिंकू रखा गया। शिवा जितना कोई पढ़ा लिखा उसके ससुराल वाले परिवार में नहीं था, तो इसलिए उसकी ननद और जो भी परिवार वाले थे वो उससे जलते थे। और शिवा के पिताजी भी थोड़े पैसे वाले थे, तो इसको लेकर थोड़ा दहेज वहेज का उस समय थोड़ा लेन देन के बारे में इसको टॉर्चर किया करते थे। 18 जुलाई 1985 को घर पर खबर मिलती है, शिवा के पिताजी राम सिंह त्रिपाठी जी को घर पर खबर मिलती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। और शिवा का डेड बॉडी एक रेलवे ट्रैक पर मिलती है। वो भी रेलवे ट्रैक पर ऐसी अवस्था मिलती है, वही जो सिर पे मारा था, बोलते हैं कुछ निशान नहीं, कटी हुई कुछ नहीं थी, बस वही टक्कर से मरी हुई है, मतलब ऐसा उन्हें बताया गया। राम सिंह त्रिपाठी जी जब तक पहुंचते हैं तब तक शिवा का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, और पिता को अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाते। कुछ समय बाद इस मामले में पति, शिवा का पति और सास ससुर ननद को अरेस्ट किया जाता है, पर सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर शिवा का शरीर मिला था, जिसके चलते छोड़ दिया जाता है। अच्छा, 18 जुलाई 1985 को शिवा की मौत होती है। और इधर सुमित्रा की मौत कब होती है? 19 जुलाई 1885 को, मतलब 24 घंटे का फर्क था। उधर शिवा की मौत हुई एक दिन पहले, और इधर सुमित्रा की मौत हुई।
अब परिस्थिति ऐसी बन गई, शिवा की जो आत्मा थी वो निकल के सुमित्रा की डेड बॉडी में प्रवेश कर जाती है और वापस एक सुमित्रा की डेड बॉडी में शिवा रूपी बेटी का जन्म होता है। उसके बाद राम सिया त्रिपाठी जी सुमित्रा को अपने घर ले जाते हैं, दोनों बच्चों से मिलवाते हैं, उसके दोनों बच्चों से, रिंकू और टिंकू से। बच्चों को देखकर खुश होती है, अपने माँ पिता को देख के खुश होती है, भाई बहनों को देख के खुश होती है। क्योंकि परिवार में ससुराल वालों में अब कुछ बचा नहीं था, तो दोनों बच्चे भी अब शिवा के पास आ गए। मिलते हैं दोनों लोग और वापस जो है अब शिवा को सुमित्रा भी सोचती है कि अब यहाँ तो कुछ है नहीं मेरा जीवन, वो मेरा परिवार भले ही गरीब है, ठाकुर वाला परिवार, पर वहाँ मुझे जो मान सम्मान मिला, मुझे प्यार मिला, वो ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसलिए सुमित्रा वापस वहीं जगदीश जो सुमित्रा के पति उन्हीं के घर आकर रहने लगती है दोनों बच्चों के साथ। और तीसरा बेटा उनका जो 5 महीने का था सुमित्रा का, उसको भी, तीनों बेटों को अपना लेती है। 1998 का वक्त आता है। इस घटना के 13 साल बाद एक समय अचानक शिवा की या कहें सुमित्रा की एक बीमारी से मौत हो जाती है। कुछ समय बाद, 1 साल बाद, सुमित्रा के या शिवा के पति की भी मौत हो जाती है। बेटे उसके तीनों आज भी जिंदा हैं, रिंकू, टिंकू और वो 5 महीने का, उसका नाम तो नहीं याद है मुझे। परिवार भी आज भी है, कहानी भी आज है, और शिवा या कहें सुमित्रा वो आज नहीं है, उसके दोनों बेटे हैं। तो ये कहानी थी इटावा की पुनर्जन्म की, जिसको लेके मैं आपको सुनाया। उसके बाद वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर लोग आए थे, वहाँ पे एक एक फैक्ट्स को चेक किया और ये प्रमाण किया कि सुमित्रा की डेड बॉडी में, मौत तो सुमित्रा की हो चुकी थी, लेकिन उसके डेड बॉडी में शिवा की आत्मा प्रवेश करके सुमित्रा का शरीर पाकर शिवा जिंदा हुई है। ये प्रमाण कर दिया था। ये प्रमाण अभी भी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में है। तो ये आज की कहानी थी, आप सबको पसंद आई होगी। कहानी नहीं बल्कि एक घटना थी सच्चाई की। मौका मिला तो हम भी किसी दिन इस घटना की जांच करने के लिए जाएंगे, सरीपुरा भी जाएंगे, दिव्यपुर भी जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में किसी दिन। अभी फिलहाल हम कुछ दिन पुनर्जन्म की अगली कहानी भी सुनाएंगे, इटावा की दूसरी पुनर्जन्म की कहानी सुनाएंगे, और भी कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे आपको। मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।